बीएससी भाग 1 में एक लेसन है आपको बुधिया, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, बुधिया एक लेसन आपको है इसमें अभ्यासक्रम में, उसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष उसका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये संक्षिप्त परिचय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे से भी आपको अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसा भी राम वृक्ष बेनीपुरी है तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ, किस गांव में हुआ, उनका पूरा नाम क्या है, इस प्रकार से कुछ भी ऐसा आपको अति लघुत्तरी में वो पूछ सकते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में एक साधारण किसान परिवार में 23 दिसंबर 1899 में हुआ। 23 दिसंबर 1899 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा ननिहाल तथा बेनीपुर में हुई। ये साहित्य विशारद तक पढ़े। ये हिंदी के सिद्धहस्त रेखा चित्रकार के रूप में मशहूर है। इन्होंने साहित्यिक सृजन के साथ पत्रकारिता तथा राष्ट्रभाषा प्रचार का कार्य किया। बेनीपुरी जी ने रेखा चित्र के साथ साथ नाटक, जीवनी, कहानी, उपन्यास, निबंध तथा बाल साहित्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की। इनमें से उल्लेखनीय है पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब आदि। संघमित्रा, आम्रपाली और अमर ज्योति बेनीपुरी जी की सफल नाट्य रचनाएं हैं। इनके द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली बहुचर्चित रही। इन्होंने किसान मित्र, तरुण भारत एवं गोलमाल जैसी साप्ताहिक पत्रिका के साथ साथ अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है, जिनमें कुछ बाल साहित्य पत्रिकाएं भी है। इनका समग्र साहित्य बेनीपुरी ग्रंथावली में उपलब्ध है। बेनीपुरी जी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के ज्ञाता थे। इनके स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के जेल जीवन के संस्मरण, जंजीरें और दीवार, ये उसका नाम है संस्मरण का, त्याग और बलिदान की कहानियां हैं। अब बुधिया इस लेसन में क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया है थोड़ा संक्षिप्त में। बुधिया बेनीपुरी जी का बहुचर्चित रेखा चित्र है। इसमें एक सामान्य स्त्री के बचपन, जवानी और बुढ़ापे का मार्मिक चित्रण है। यानी एक स्त्री जो होती है उनके पूरे आयु के 3 जो पड़ाव है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन की बुधिया चंचल और चुलबुली है तो जवानी में हजारों जवानों के दिल की धड़कन। लेखक बुधिया के बारे में कहते हैं, वृंदावन में एक गोपाल और 1000 गोपियां थी। यानी लेखक ने बुधिया के बारे में जो कहा है उसके बारे में यहाँ पर एक वक्तव्य किया है लेखक ने कि वृंदावन में जिस प्रकार से एक गोपाल था और 1000 गोपियां थी, लेकिन यहाँ एक गोपी और 1000 गोपाल है। लेकिन यहाँ इस गांव में, जिस गांव में ये बुधिया रहती है, उस गांव में एक गोपी है और 1000 गोपाल है। अधेड़ उम्र में फटे हुए कपड़े, चोली का नाम नहीं, बिखरे बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ, सूखा हुआ चेहरा, यही चित्र दिखाई देता है। और उसी बुधिया का अधेड़ उम्र में यानी बुढ़ापे के लगभग में जो उसका हाल है उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि फटे हुए कपड़े, चोली का नाम नहीं है और बिखरे बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ, सूखा हुआ चेहरा यानी निस्तेज चेहरा, यही चित्र उसका दिखाई देता है। फिर भी अपने बच्चों पर मातृत्व उंडेलती है। फिर भी वो अपने बच्चों पर अपना ममतामयी प्रेम उन पर न्यौछावर करती है। इसी मातृत्व को लेखक वंदन करते हैं और यही जो मातृत्व उसका जो है उसी को लेखक ने यहाँ पर उसको
वंदन किया है। लेसन बहुत अच्छा है, लेकिन ये शुरुआत में जितना अच्छा है उससे अच्छा वो आखिरी में है। आखिरी के उसके जो उसका जो पैराग्राफ है उसमें वो और भी अच्छा हमको जान पड़ता है। जैसा भी कोई पिक्चर रहती जो आखिरी में चली थी पिक्चर वहाँ पर ख़त्म हो जाती, उसी प्रकार से ये लेसन है। ये आखिरी में अच्छा लगता है लेकिन लेसन वहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। एक छोटी सी पटिया फुदकती हुई आकर चमेली की ताज़ा नरम नरम पत्तियों को ताबड़तोड़ नोचने और चबाने लगी। पटिया बोले तो बकरी का बच्चा, पटिया, ठीक है। बकरी का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो फुदकती हुई आती है, दौड़ती हुई आती है और चमेली की जो ताज़ा ताज़ा, मतलब चमेली का एक पेड़ है, एक बेल लगी है, उसकी जो ताज़ा ताज़ा जो पत्तियाँ होती है नरम नरम, वो नोच नोच कर वो चबाने लगती है। उसी दिन तक मुझ में वह कलात्मक प्रवृत्ति नहीं जगी थी कि उस नन्हे खूबसूरत जानवर का वह खुदकना, अपने लंबे कानों को फटफटाते हुए पत्तियों का वह नोचना, फिर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए लगातार मुंह चलाना और जब तब शायद माँ की याद में म्याँ म्याँ चिल्ला उठना, मैं विस्मय विमुख होकर देखता सुनता रहा। यानी अब लेखक ने पहली बार वो बकरी का बच्चा देखा होगा, उसकी उनकी वो हरकतें देखते रहते हैं कि भाई किस प्रकार से वो दौड़ते हुए, फुदकते हुए, उछलती कूदती हुए वो आती है और उस चमेली के पत्तों को नोच नोच कर चबाती है और अपने कानों को वो फड़फड़ाती है, हिलाती है वो, बराबर है। और फिर माँ की जब याद आती है तब वो म्याँ म्याँ करके वो आवाज़ देती है। ये सब उसकी जो क्रियाएँ है, उन क्रियाओं को वो विस्मय विमुख यानी आश्चर्य से और हंसते हुए वो देखते रहते हैं। उस दिन तो ममता थी उस चमेली पर जिसकी कलम मैं दूर गांव से लाया था। यानी वो जो चमेली का जो पेड़ है वो लेखक ने बहुत दूर से, बहुत दूर शहर से उसकी कलम लाई थी और वो लगाई थी, जिसे मैंने अपने हाथों रोपा, सींचा था और जिसकी एक एक पत्ती देखकर फूला नहीं समाता था। यानी वो कलम उन्होंने लेकर आई, उसको खुद के हाथों से उन्होंने लगाया और फिर उनको रोज़ उसको पानी डालते, उसको देखते और फिर उसमें धीरे धीरे से जब उसमें पत्तियाँ आती उसको, तो मनुष्य खुश होता था। यानी अगर आपने भी अगर कोई कलम अगर लगाई या फिर कोई पेड़ अगर लगाया है और उसको जब नए नए पत्ते जब खिलते हैं, जब उस पर फूल खिलता है, तब हमको बड़ी खुशी होती है। और ये छोड़ो, आप जिस दिन पेड़ लगाते हैं उसके बाद आप रोज़ उसको देखते हैं, बराबर है। यानी जिस दिन आपने पेड़ लगाया तो दूसरे ही दिन कोई उसमें बदलाव आने वाला नहीं है, ये हमको सबको पता होता है कि भाई आज हमने पेड़ लाया तो उसमें 8-10 दिन 15 दिन उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये हमको पता होता है। लेकिन फिर भी हम रोज सुबह उठने के बाद में उस पेड़ के पास में जाते हैं और उसको निहारते हैं, यानी देखते हैं। और जिस दिन उसमें बदलाव शुरू होता है, यानी नए नए पत्ते आने लगते हैं, उसमें कली खिलने लगती है, फूल जब आता है, तब हमको बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से लेखक का भी यहाँ पर हाल था। इस छोटी सी पटिया ने सब सत्यानाश में मिला दिया। और ये जो छोटी, अब वो कलम लगी थी, उसको छोटे छोटे नए नए पत्ते, नरम नरम पत्ते आए थे। ये बकरी का बच्चा आता है और उसी पत्तों को वो चबाने लगता है, तो उन्होंने सब सत्यानाश कर दिया था। मैं गुस्से में चूर उसे मारने दौड़ा और जैसे ही उनको पूछाया कि भाई वो मेरी चमेली का झाड़ जो मैंने लगाया था, उसी को जो नए नए पत्ते आए उसी को वो चबा रही है, तो वैसे ही फिर लेकर वहाँ से उठते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। वो हिरण के बच्चे से छलांग लेते भागी, मैं पीछे लगा और वो हिरण के जिस तरह से बच्चा जो छलांग लगाता हुआ आगे भागता रहता है, उसी तरह से वो भागती चली गई और लेखक उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला गया। मत मारिए बाबू, यह बुधिया थी। यानी एकदम से कोई आवाज आती है कि मत मारो उसे, यानी उस छोटे से बच्चों को आप मत मारो। ये जो आवाज थी ये बुधिया की थी। बुधिया एक छोटी सी बच्ची, यानी वो एक छोटी सी बच्ची थी जो बोल रही थी कि उसे मत मारो। 7-8 से ज़्यादा की क्या होंगी, यानी उसकी उम्र जो है वो 7-8 साल की होंगी। कमर में एक रंगे की खड़ुगी लपेटे जिसमें कितने पैबंद लगे थे और जो मुश्किल से उसके घुटने के नीचे पहुंचती थी। यानी उसने जो कपड़े पहने थे
कमर के एक रंगे की खटुकी लपेटी हुई है, यानी कमर में उसने एक ही रंग का दुपट्टा उसने लपेटा हुआ था, जिसमें कितने पैबंद लगे थे, यानी लटकने जो है वो लगे हुए थे, जो मुश्किल से उसके घुटने के नीचे पहुंचती थी। यानी जो पैबंद जो लगे थे, जो झुमके जो लटकने वाले थे, वो मुश्किल से उसके घुटने के नीचे उतरते थे, यानी घुटने के नीचे तक भी वो नहीं थे। समूचा शरीर नंग धड़ंग गर्द गुबार से भरा, यानी पूरे शरीर पे उसके वस्त्र भी नहीं थे, और गर्द गुबार से भरा मतलब मट्टी से मैला था। सावले चेहरे पर काले बालों की लटें बिखरी, जिनमें धूल तो साफ थी और जुएं भी जरूर रही होंगी। यानी सावले चेहरे पर काले काले बालों की लटें, यानी इधर से जुल्फे उसकी लटक रही थी, जिनमें धूल साफ थी, यानी धूल तो उसमें थी, शायद उसमें जुए भी होंगे। एक नाक से पीला नेटा निकल रहा था, जिससे वह बार बार सूखने की कोशिश करती थी। यानी एक नाक से क्या बोलते हैं उसको, पीला नेटा, मतलब जो अपन सेवन बोलते, तो वो ऐसा निकल रहा था, जिसको वो बार बार ऊपर खींच रही थी। उसकी बोली सुन और शायद यह सूरत देखकर भी इच्छा हुई एक थप्पड़ अभी उसके गाल पर जड़ दूं, कि उसके पैर के नीचे जो नजर पड़ी तो ध्यान उस ओर बढ़ गया और मेरा लड़कपन का मन वहीं जा उलझा। यानी एक तो उसकी बोली सुनकर कि भाई बाबू मत मारिए, और फिर उसकी हालत देखकर, बराबर है, लेखक को गुस्सा तो इतना आया कि ऐसा लगा कि एक थप्पड़ इसी को दूं, लेकिन जैसी ही लेखक की नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ती है तो वो सब बातों को भूल जाते हैं और वो एकटक उसके पैरों की तरफ देखने लगते हैं। अरे तूने यह क्या बना रखा है? यानी उसके पैरों के पास में कुछ खिलौने होते हैं जो रखे होते हैं, सजाए होते हैं, तो लेखक का ध्यान उधर जाता है, तो वो एकदम से उसको पूछते हैं कि भाई अरे ये तुमने क्या बना के रख रखा है? मैं नज़दीक बढ़कर देखने लगा, यानी नज़दीक बढ़कर वो उसको देखने लगते हैं, निहारने लगते हैं। देखा निकट के पोखरे से गीली चिकनी मिट्टी लाकर वह तरह तरह के खिलौने बनाए हुए हैं। यानी नज़दीक के नदी किनारे के गीली मट्टी, उसने काली गीली मट्टी चिकनी वो लेकर आई है, और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाकर उसने रखे हैं। खेत में सरसों चना मटर वगैरह के फूल लेकर आकर उन खिलौनों को खूब सजा रखा है उसने, और खेतों से सरसों के फूल, चना के फूल, मटर वगैरह उन्होंने वहाँ पर लेकर आए, और उन फूलों से, उन चने भटूरे के फूलों से, सरसों के फूलों से उसने उन खिलौनों को अच्छे से सजा कर रखा है। खिलौनों की खास शक्लें तो नहीं थी, हाँ आदमी के से आकार जो रंग बिरंगे फूले से सजे होने के कारण जरूर ही भले दिखते थे। यानी उन खिलौने की शक्लें एकदम परफेक्ट नहीं थी कि भाई वो आदमी है या औरत है, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन खिलौनों को देखकर और उनको जो जिस प्रकार से सजाया गया था, ऐसा लग रहा था कि भाई वो मनुष्य की है, किसी व्यक्ति की है। मैंने पूछा यह क्या है? वह कुछ शर्माई। लेखक ने पूछा कि भाई ये क्या है, यानी वो जो खिलौना है वो काय का है, क्या है वो? तो वो कुछ शर्माती है, और शर्मा कर बोलती है आप मारेंगे तो नहीं? तो बताओ। वो बोलती है कि भाई आप नहीं मारेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, आज पीटता जरूर लेकिन माफ कर दिया। यानी लेखक बोलते कि भाई आज मैं तुमको पीटता जरूर लेकिन जाओ माफ कर दिया। वो मुस्कुरा पड़ी, यानी वो एकदम से हंस देती है, बैठ गई और फिर अपने खिलौने के पास में बैठ जाती है। बैठिए, यानी वो उनको भी बोलती है कि आप भी बैठो। उस गंदगी में क्यों बैठने लगा? झुक कर देखने लगा, उसने कहना शुरू किया। अब वहाँ पर गंदगी थी, मतलब मट्टी थी। अब वो गंदे मट्टी में कैसे बैठेंगे? तो वो झुक जाते हैं, झुक कर देखने लगते हैं, और वो फिर बोलना शुरू करती है, आरंभ करती है। ये है दूल्हा, यानी आपने जिसको पूछा है वो दूल्हा है। सिर पर मोर, यानी सिर पर उसके मोर के जैसे पीस लगे हैं, यानी दूल्हे शादी में हम पहनते ना वो। सरसों के फूल की ओर इशारा करती बसंती मोर, और सरसों के फूल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि ये बसंती मोर है। ये दुल्हन, यानी ये दुल्हन है। कैसी भली चुंदरी मटर चने के फूलों की,
यानी कैसी भली इसने चुनरी पहन कर रखी है, काहे की मटर चने के फूलों की, मटर और चने के फूलों की उसने उसको चुनरी पहना कर रखी है। इनकी होंगी शादी, इस दूल्हे की और इस दुल्हन की, इन दोनों की हम शादी करेंगे। खूब बजेंगे बाजे, और इन दोनों की शादी में बहुत सारे खूब बाजे बजेंगे। 2-3 बार उसने पेट पीटा, फिर मुंह से सीटी दी, ढोल भी शहनाई भी। यानी 2-3 बार उसने अपने हाथों से अपना पेट पीटा, मतलब अब वो ढोल ताशे बजा रही थी, बराबर है, तो अपना पेट पीटा, फिर सीटी दी, 2-3 सीटी दी, और शहनाई भी खुद ही बजाई। यह है कोहबर घर, धूल से चौकोर घेर कर बनाया, और ये है उनका घर। यह है फूल सेज, आम के हरे पत्तों पर कुछ फूल बिखेरे, और ये है उनका सोने का पलंग। वो काय के था, आम के पत्ते, हरे पत्तों का, उस पर कुछ उन्होंने फूल बिखरा दिए थे। इस पर सोएंगे दोनों, और इस पलंग पर वो दोनों सोएंगे, और मैं गाऊंगी गीत, और मैं एक गाना गुनगुनाऊंगी। वह कुछ गुनगुनाने लगी, और वो कुछ ऐसा बोलकर वो कुछ गुनगुनाने भी लगती है, गाती है, झूमती है। कुछ देर तल्लीन में देखा, सुना किया, फिर मेरा ध्यान अपनी चमेली की ओर गया। यानी कुछ देर तो लेखक उसकी सब बातों को ध्यान से सुनते हैं और वो देखते भी है, फिर उनका ध्यान जो है वो अपनी चमेली की ओर जाता है, अपनी चमेली की पेड़ की तरफ उनका ध्यान जाता है। दौड़ा, एक एक पत्ती गिनता, यानी दौड़ते हुए जाते हैं, और फिर उन्होंने एक एक पत्ती को गिनना शुरू किया। अफसोस करता, यानी इतनी सारी पत्तियां थी, अब कितनी कम पत्तियां रह गई, उनको बहुत दुख हो रहा था। पठिया को जिंदा चबाने की कसमें खाता, और उस पेड़ को देखकर, उनकी पत्तियां गिनकर पठिया को बहुत वो भला बुरा कहने लगे थे। बुधिया को गालियां देता, और उस लड़की को वो गालियां भी दे रहे थे गुस्से से, ठीक है, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, ठीक है।